हमारे साथ श्री राजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीनियर एडवोकेट इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल इन सुप्रीम कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है, रूल्स, स्कीम्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन JNK, इस विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय राजीव पांडे सर। धन्यवाद। सभी को नमस्कार करते हुए मैं अपने उद्बोधन को शुरू करूंगा। देखिए, ये जो विषय है ये सर आवाज नहीं आ रही बराबर। आवाज क्लियर है, प्लीज आप अपने पर्टिकुलर आपके इशू हो सकता है, बाकी तो क्लियर है। आप कंटिन्यू करें सर, आ रही है आवाज, मैं रोक लूंगा जी। देखिए, ये जो विषय है ये बड़ा ही, इसमें लीगल एस्पेक्ट है, साथ में थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले की परिस्थिति और उसके बाद की परिस्थिति क्या है, मेरा फोकस उस पर होगा। और पर्टिकुलरली जो चेंजेस हुए हैं लॉ में, उसका वहां के बच्चों पर क्या प्रभाव है, उस विषय को मैं रखूंगा कि ऐसे कौन से लॉज में बदलाव हुए, इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ जिससे बच्चों को फायदा होना शुरू हुआ और उनको जो 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 प्रिजर्वेशन है या कंजर्वेशन है, वो उसमें कौन कौन से एक्ट के लागू होने के कारण से बच्चों को फायदा हुआ। लेकिन इस समय विषय पर जाने से पहले हमको ये बात करनी होगी कि आखिरकार ये विषय क्या था, क्यों नहीं जा रहा था, और आज उसके जाने के बाद क्या फायदा है। तो मैं शुरुआत इससे करूंगा कि जो हमारा देश जब आजाद हुआ 1947, वहां से मैं थोड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हुए कि आर्टिकल 370 के कारण से क्या नहीं हो रहा था, और उसके एब्रोगेशन के बाद या इनऑपरेटिव होने के बाद क्या हुआ, और फिर मैं अपने विषय पर आऊंगा कि क्या क्या एक्ट है। इसके लिए मैंने एक नोट बनाया है, वो नोट भी मैं शेयर करूंगा, और जितने भी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राघवेंद्र जी को और हमारे भाई साहब जो ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं उनको वो नोट भी भेज देंगे कि फ्यूचर में इस विषय में कि क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में जो कंप्लीट जानकारी है उसको मैं फाइनलाइज कर चुका हूं। मैं ईमेल पे डाल दूंगा 1 या 2 दिन में, और वो आप तक पहुंच जाएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि हम सबको पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत आजाद हुआ, 1947 में हुआ। जो ब्रिटिश जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसको 2 भागों में बांटा गया, और जितने भी देसी रियासत थे उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत कहा गया कि आप या तो भारत में या पाकिस्तान में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उसकी 2-3 कंडीशन थे, 2 मेनली कंडीशन थे कि राजा वहां का है, उसको सिग्नेचर करना होगा, और ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे आपको याद होगा कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो तुरंत हैदराबाद स्टेट की बात आती है, और या हैदराबाद के निजाम की बात है और जूनागढ़ की बात आती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि हैदराबाद से पाकिस्तान का कोई ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं था, और न ही यहाँ से था, तो उसके नवाब चाह के भी, नवाब और निजाम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। इसी प्रकार से अभी ये जो विषय चल रहा है, तो आपको पता, ये जो बलूचिस्तान है उसका हिस्सा और फाटा का जो हिस्सा है जो आज पाकिस्तान में है, वहां के जो रजवाड़े थे वो भारत में मिलना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण से उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी आज वो इलाका भारत में नहीं है। सबको पता है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा धीराज हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और जिस वक्त उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया उसी वक्त, उसी समय से जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट हो गया। क्योंकि जो कंडीशन दोनों थी, दोनों कंडीशन हो गई, और जितनी भी सारी बातें उसके बाद है जो मैं आपको भारत के संविधान से लेकर के और जो ये चला लगभग 70 साल का जो संघर्ष है उस पर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा है कि ये सब बनाया हुआ कुक्ड अप स्टोरी जो होता है ना, कि उन्होंने एक स्टोरी बनाया, उन्होंने एक विषय बनाया, और उस विषय को बनाते बनाते तिल का ताड़ बना करके यहां तक आ गया। फाइनली वो उसका खात्मा 5 अगस्त 2019 को हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। उस परिस्थिति में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो सभी देसी रियासतों के लिए एक ही था। उसमें कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस सेंटर के हाथ में होगा, रेस्ट सारा स्टेट के हाथ में होगा। ये तीनों विदाउट कंसेंट भी लागू होगा, और जो बाकी जो रेस्ट सब्जेक्ट थे उसको विद कंकरेंस लागू करने की बात थी।
अभी आपको पता है कि भारत के संविधान में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है, यूनियन लिस्ट में यूनियन को कानून बनाने का अधिकार है, और कंकरेंट लिस्ट में जिसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर दोनों ने कानून बना दिया और कंफ्लिक्टिंग कानून बन गया तो सेंटर को उसका जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। अब ये सारे देसी रियासतों के लिए एक ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद राजनीति शुरू हो गई, और कुछ लोग थे, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने कुछ और कहना शुरू कर दिया कि देखिए हम तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, हम इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे, इधर जा सकते थे, उधर जा सकते थे, सही है, लेकिन वो जाने का अधिकार केवल महाराज हरि सिंह जी को था, और उन्होंने अपना एक्सरसाइज करके इंडिया में वो आ गए। जहां तक इंडिपेंडेंट रहने का सवाल है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके तहत पाकिस्तान का जन्म है, उसमें किसी भी स्टेट को इंडिपेंडेंट रहने का कोई अधिकार था ही नहीं। इस परिस्थिति में भारत में विलय हो गया। फिर आपको पता है कि देश में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। जब देश में संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई अंबेडकर जी के नेतृत्व में, और देश में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, तो जब वो बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे 1950 तक आते आते संविधान ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया था। अब बात यह हुई कि आर्टिकल 370 आया क्यों, और इसका ये क्यों था, और आखिर इसका हटना क्यों जरूरी था। इसको जानने के बाद भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से आज चाइल्ड पर इसका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। उसको जानने के लिए थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। तो क्या हुआ कि आर्टिकल 370 जब हुई, कि अब आर्टिकल 370 जब संविधान कंप्लीशन की तरफ था, तो कुछ लोगों का मानना हुआ, जिसमें बड़े बड़े नेता थे, जिसमें एक अंगार साहब भी थे, उन्होंने कहा कि देखिए आज हमारा विषय यूएनओ में पेंडिंग है, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, हमारा इशू यूएनओ में है, तो कल को लोग कहेंगे कि आप तो खुद यूएनओ में लेके आए थे और अब अपना पूरा संविधान आप ले जाकर के जम्मू कश्मीर पे लागू कर रहे हैं। तो उन्होंने वाया मीडिया निकालने के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा आर्टिकल डालते हैं जिससे कि भारत का संविधान को हम जम्मू कश्मीर में ले जाएंगे, और जब हमारा यूएनओ में खत्म हो जाएगा इशू, और जो ये बाकी का जो हिस्सा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, वो जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम इसको आर्टिकल 370 को निरस्त कर देंगे। और इसको समझने के लिए मैं सभी लोगों से कहता हूं कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 370 है उसको पढ़िए, और उसमें अगर आप ये देखेंगे कि आर्टिकल 370 का 2 सबसेक्शन डी सबसेक्शन 3, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आर्टिकल 370 को जब चाहे तब भारत के प्रेसिडेंट पब्लिक नोटिफिकेशन से आप इसको खत्म कर सकते थे। और 5 अगस्त 2019 को वही हुआ कि जो पब्लिक नोटिफिकेशन से ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट ऑर्डर पास करते हुए जो जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था उसके सभी प्रभावों को निष्प्रभावी कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, इनऑपरेटिव कर दिया। यह हुआ 2019 में। लेकिन 2050 में जब आर्टिकल 370 आया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि 3 सब्जेक्ट पर कानून सेंटर बनाएगी, उसके लिए कोई कंकरेंस की जरूरत नहीं, और बाकी के सभी सब्जेक्ट पे स्टेट का कंकरेंस चाहिए। ये नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक प्रोसेस होने के बाद जब जम्मू कश्मीर का संविधान बनने लगा, और जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो जम्मू एंड कश्मीर का था, जिसमें एक्सटर्नल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो उस समय वहां के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उनकी अपनी इसी के कारण से उन्होंने अलग से एक अलग तरीके का संविधान, निशान, प्रधान की बातें की। देश भर में प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ। फिर आपको समझ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए और उन्होंने कहा कि या तो संविधान दूंगा या प्राण दूंगा। फाइनली उनका बलिदान हुआ, और उनके बलिदान के बाद बहुत सारे लॉ तभी से सेटल होना शुरू हो गया। लेकिन इसी आधार पर जब जम्मू कश्मीर का संविधान बन रहा था तो उन्होंने जिस सेक्शन में मैंने आपको कहा इनऑपरेटिव करने का पावर था, 372 डी सबसेक्शन 3, उसके तहत उन्होंने 1954 में एक आर्टिकल जोड़ दिया जिसको आर्टिकल 35 कैपिटल ए है, और इसमें उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बना लिया। इसमें उन्होंने 2 तरीके के नागरिक जो है ना, अपने ही नागरिकों के बीच में विभेद पैदा किया। भारत के लोगों का अधिकार अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार अलग कर दिया। और उन्होंने जो 35 ए किया उसमें उन्होंने अपने संविधान में जो 1956 में खत्म हुआ बन करके, उसमें उन्होंने सेक्शन 6 ले आया और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। अब आपको पता है कि जहां कहीं भी
अगर कोई एरिया जो वार टॉर्न हो या इंसर्जेंसी हो या नक्सल का जो वायलेंस है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो दो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं और महिलाएं होती हैं। क्योंकि अभी आप देखिए रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, सबसे ज्यादा सफरिंग किसका है? बच्चों का है। उनकी पढ़ाई लिखाई गई, उनका एक जनरेशन खत्म हो गया, उनकी सिक्योरिटी चली गई और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। उन्हीं को आप फोर्स्ड लेबर में इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को, उनको आप फ्लैश ट्रेड में डालते हैं, उनका आप तो जो ये जो परिस्थिति का निर्माण हुआ, जो संवैधानिक रूप से उन्होंने इसको अलग किया और महिलाओं के राइट्स को खत्म किया और बच्चों के राइट्स पर इफेक्ट हुआ। और जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई 84-85 से थोड़ी बहुत शुरुआत हुई और 89 में जाकर के हुआ, तो जो वर्स्ट सफरर था इस पूरे प्रोसेस का, आर्टिकल 370 के नाम पे जो फ्रॉड हुआ, उसका जो वर्स्ट सफरर था वो बच्चे हुए। और इसीलिए वहां वो आंदोलन शुरू हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समय लगा इसके एब्रोगेशन के लिए, कि लोगों को लगने लगा, जैसे महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमको बराबरी का अधिकार दो। मैं आपको एक बात केवल महिलाओं की बताना चाहता हूं कि पुरुष अगर किसी बाहर वाले से शादी कर ले तो उसकी पत्नी को पीआरसी मिल जाता था, स्टेट सब्जेक्ट। लेकिन अगर महिला ने शादी कर ली जम्मू कश्मीर से नॉन पीआरसी होल्डर के साथ, तो जो उसके पास रहता था वो अधिकार भी चला जाता था, उनके बच्चों तक तो अधिकार ट्रांसफर नहीं होता था। बाद में हाईकोर्ट ने उनको तो अधिकार प्रोटेक्ट किया, लेकिन उनके बच्चों को उनका जमीन जो उनकी संपत्ति है वो भी ट्रांसफर नहीं होता। इसीलिए इस विषय पर बातें चलने लगी और लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुए, देश में एक जन जागरण का अभियान शुरू हुआ। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के टाइम से चल करके शुरू होते होते वो जाकर के कल्मिनेशन उसका अगर आपको दिखता है तो 5 अगस्त 2019 को जिस प्रोसेस के तहत 35 कैपिटल ए जोड़ा गया था, जो मैंने आपको कहा कि 370 में जो 2D सबसेक्शन 3 जिसका जो प्रोविजो है, उसी प्रोविजो के तहत आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35 को निरस्त कर दिया गया। जब अब निरस्त ये हो गया तो इस पर लोगों में, देश में बातें हुई। लीगल बातें अलग है, ये मैटर कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई लीगलिटी नहीं है। जिस प्रकार की लीगलिटी से आर्टिकल 35 ये जुड़ा था, सेम प्रोसेस से आर्टिकल इसको हटाया गया है। जिस प्रकार से संविधान में जो तरीका बताया गया था, देखिए संविधान में आर्टिकल को अमेंड करने का आर्टिकल 368 का पास पावर है, लेकिन आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत उसको मारने की शक्ति उसी में निहित थी। उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं थी। अगर आप भारत के संविधान के किसी भी हिस्सों को अमेंड करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, एक बड़ी बहुमत के साथ उसको दोनों सदनों से पास कराना होगा और फिर जाकर के राष्ट्रपति जी का एसेंट मिलेगा और तब जाकर के होता है। लेकिन चूंकि आर्टिकल 370 एक डिफरेंट काइंड ऑफ का प्रोविजन था, स्पेशल मैं नहीं कहूंगा, एक टेम्पररी प्रोविजन था। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसके हेड नोट में लिख दिया कि इट्स ए टेम्पररी प्रोविजन। इस कारण से, टेम्पररी प्रोविजन होने के कारण से उसी आर्टिकल में उसको खत्म करने की विधि दी गई थी। और जैसे मैंने आपको कहा, आपको सब लोग इस बच्चों के प्रोटेक्शन के बारे में काम करने वाले हमारे बीच सभी लोग हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जम्मू कश्मीर की स्थिति बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप चाइल्ड वाले ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लेकिन महिलाओं, ये दो लोगों का आपको अध्ययन करना चाहिए कि क्या डिफरेंस आया। मैं कानून दर कानून आपको बताऊंगा कि क्या क्या कानून वहां नहीं था, जो 5 अगस्त के बाद भारत की केंद्र की सरकार वो कानून लेके गई और उसका फायदा किसको हुआ। जैसे मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपने अक्सर टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे आपने पत्थरबाजी की घटनाएं आपको पता होगी। जब पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी तो उसका इस्तेमाल किसको होता था, कौन लोग इस्तेमाल होते थे? उसमें मैक्सिमम जो लोग थे पत्थरबाजी की घटना में, वो बच्चों को पर डे हिसाब से पैसे दिए जाते थे, 250, 500, 750, जिसकी जितनी उनके हिसाब से ट्रेंड कैपेबिलिटी थी पत्थर फेंकने की, और उनका इस्तेमाल होता था। पत्थर फेंकने की जो वहां परंपरा थी, उससे जो ओवरग्राउंड वर्कर तैयार होता था, और जब ओवरग्राउंड वर्कर तैयार होने के बाद उस ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल फिर टेररिज्म की, वो टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट में कन्वर्ट होता था। तो फाइनली इस पूरे प्रोसेस से जो सबसे बड़ा सफरर था वो बच्चे होते थे।
आप देखें 18 साल से नीचे करीब पत्थरबाजी में 90% व्यक्ति 18 साल के नीचे थे। अगर आप 5 अगस्त 2019 के बाद इस डाटा को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि आज के डेट में पत्थरबाजी पिछले 1.5 साल में, तो पत्थरबाजी की मैंने कोई घटना नहीं सुनी, मेरे अपने वहां सोर्सेज हैं जिनसे बात होती है, लगभग पत्थरबाजी की घटना जब खत्म हो गई तो वो बच्चे स्कूल की तरफ जाएंगे। वो बच्चे जब स्कूल की तरफ जाएंगे तो एजुकेशन की तरफ जाएंगे, वो टेररिज्म से दूर होंगे और उनकी 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 बातें निकल करके आएंगी। तो मेरा ये कहना है कि मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे नोट के बाद मैं भी लीगल एक्ट बाय एक्ट आऊंगा कि इस विषय पर काम करिए कि कितने बच्चे पहले स्कूल किस क्लास में छोड़ देते थे। अगर आप एक बार आप पत्थरबाजी की घटना में गए, आपकी मान लीजिए जुवेनाइल कोर्ट में भी आपकी अरेस्टिंग हुई, आपका नाम गया पुलिस के रिकॉर्ड में, फिर वो स्कूल जाना बंद करते थे, फिर वो छोटे मोटे कोई काम करते थे, फिर फ्रस्ट्रेशन में जाकर के एक दिन ओवरग्राउंड वर्कर, उसके बाद ग्रेजुएट होकर के टेररिस्ट बनते थे। और आपको तो पता है टेररिस्ट की जो लाइफ है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो 6 महीने 2 महीने 1 महीने 2 साल में, तो एवरेज लाइफ 3 महीने से ज्यादा की नहीं है। एक आध है जो 2-3 साल चल जाता है, अदरवाइज तो सप्ताह। पहले जो बच्चे टेररिस्ट बन जाते थे उनका जो पहला एलिमिनेशन होता था वो मैक्सिमम 60% लोगों का तो विदिन 3 मंथ्स हो जाता था। तो जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो ये प्रभाव है, क्योंकि आज के डेट में इस कानून के एब्रोगेशन के बाद जो हवाला का जो बहुत सारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं था, अब उनके नेता वो कुछ भी कितना भी गलत काम करे उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होगा। अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होगा, अगर हमारा फेमा लागू नहीं, पीएमएलए लागू नहीं होगा, तो उसका इंपैक्ट कहां जाकर के पड़ता था, इसको समझने की कोशिश करिए। उसका इंपैक्ट बच्चों के ऊपर जाकर पड़ता था, क्योंकि बच्चों का इस्तेमाल उस हवाला मनी के थ्रू होता था और उस हवाला के पैसे से बच्चे तैयार किए जाते थे, पत्थरबाज बनाए जाते थे, फिर ओवरग्राउंड वर्कर, फिर टेररिस्ट। तो मेरा यह कहना है कि इसका ओवरऑल अगर आप देखें तो रिसर्च से पता चलेगा कि पहले कितने बच्चे जाते थे स्कूल, आज कितने बच्चे जा रहे हैं। सरकार उनके लिए पहले क्या कर रही थी, आज क्या कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो सबसे बड़ा विजिबल चेंज है, जो कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में जाकर के देख सकता है, या देश के किसी भी कोने में रहते हुए भी वो ये देख सकता है कि ये सबसे बड़ा विजिबल चेंज बच्चों का हुआ। दूसरी बात, ये पत्थरबाजी की बात हुई, दूसरी बात आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो फ्लैश ट्रेड है उसका एक बहुत बड़ा सेंटर हैदराबाद में है, और आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में भी काम कर रहे हैं। वो कहां से आता है और कैसे वहां से वो उनका एक्सपोर्ट के रूप में, जैसे आपने अभी पाकिस्तान के बारे में भी देखा होगा कि 10,000 से कम बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको चाइना की तरफ धकेल दिया जाता है, गलत कामों में उनके बचपन को छीन लिया जाता है। तो ये भी हवाला के पैसे के कंट्रोल के कारण से इसमें भी कमी आई है। अब मैं चाहूंगा कि एक एक एक्ट जिसका एब्रोगेशन से क्या इंपैक्ट है, वो एक्ट बाय एक्ट में थोड़े 2-2 मिनट 1-1 मिनट लूंगा, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि जिनको जो सवाल है वो सवाल पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ओवरऑल मैंने बताया कि जो भी देश में, देखिए कानून क्यों बनता है इसको समझने की कोशिश करिए। कानून, कोई भी कानून बनता है, देश में हमारा जो ग्रोथ है वो एक तो फाइनेंशियल ग्रोथ है, दूसरा देश के लोगों का मतलब उनके वेलफेयर के लिए हम कानून बनाते हैं। कानून ऐसे नहीं बनता जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना, या चाइल्ड कमीशन है पूरे देश में, वुमेन कमीशन है पूरे देश में, या SC/ST कमीशन है जो वीकर सेक्शन के लिए कमीशन है। ये क्यों बना है? उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बना है। ये कोई ऐसे ही नहीं क्रिएट किया गया है। और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट है कि अगर आप 30 साल पहले देखिए चाइल्ड वेलफेयर में जो गवर्नमेंट का बजट था और आज है, उसमें कितना अंतर है। अगर आज 30 साल पहले आप जाकर के देखिए कि कितने बच्चे 5th क्लास से नीचे ड्रॉप हो जाते थे और आज कितने बच्चे 5th क्लास के ऊपर जा रहे हैं या 10th क्लास के ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन है। तो जब कोई कानून बनता था देश में, देश के लेवल पे, जैसे मैं आपको एक और कानून, जैसे सरफेसी एक्ट जो बैंक के जो डिफॉल्टर्स थे उनके लिए बना, जम्मू कश्मीर में इसको रोक दिया था। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SBI वाले जजमेंट में जस्टिस रोहिंटन नरीमन साहब ने कहा कि ये बैंकिंग लॉ को आप रोक नहीं सकते हैं और ये जम्मू कश्मीर भी जाएगा। तो जब एक दिन के भीतर 5 अगस्त 2019 को जब ये हटा, तो बहुत सारे कानून जो वहां नहीं जा पा रहे थे, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो, सरफेसी एक्ट हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ऐसे
जे एक्ट है, मैं उस पर जो बच्चों से रिलेटेड है उसके लिए मैंने अलग से समय रख रखा है कि वो जो 6 एक्ट है उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन एक ओवरऑल जब प्रभाव बढ़ा, जब ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ, तो उसका इंपैक्ट भी तो बच्चे पर पड़ेगा। जो बच्चों के लिए अलग से 5 कानून है, वो मैंने अलग से नोट जो मैं आपसे शेयर करूंगा और आप उसको इनके साथ भी शेयर करिएगा। तो मेरा यह मानना है कि ओवरऑल इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। अब मैं जो बच्चों पर कानून है मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो उस विषय पर मैं आता हूं। जरा 30 सेकंड मुझे दें। देखिए, ये जो बच्चों के लिए जो इंडिया में चाहे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या जो भी है, वो सब जो है ना, वो चाइल्ड राइट कन्वेंशन जो 1989 में था, उसके सिग्नेटरी भारत ने भी उसको सिग्नेचर किया। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में ये कन्वेंशन हुआ, उसके बाद जो जो लोग सिग्नेटरी थे उन्होंने कहा कि भाई हम अपने अपने देश में एक चाइल्ड राइट्स कमीशन बनाएंगे और हम इसको अचीव करेंगे। India has also signed various treaties with United Nations, since each and every child deserves a childhood that is dignified, safe from violence। जो मैंने बात आपको कही, ये यूएन चार्टर से मैं पढ़ रहा हूं कि सेफ फ्रॉम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए, वायलेंस तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में किस लेवल का था, एक्सप्लॉयटेशन क्या था, उनके बचपन को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। Neglect, deprivation and discrimination. The Constitution of India recognizes children as equal right holder and grants highest priority for their protection and well-being. The Indian children were protected under various laws, whereas the children of Jammu and Kashmir were somehow deprived such protection by their state. अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कानून थे जो भारत में तो लागू था लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं जा पा रहा था। However, journey towards the realization of these rights has been halted in case of erstwhile state of Jammu and Kashmir due to certain procedural barriers provided under Article 370 of the Constitution of India, thereby denuding nearly 17% of the total population of Jammu, Kashmir and Ladakh were enjoying several protection and privilege of the juvenile justice system. अब 70% उनकी आबादी थी, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो देश का है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, और जम्मू कश्मीर का था, उसमें क्या अंतर था। बस मैं एक पैरा पढ़ करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। It is important to mention here that erstwhile state of Jammu and Kashmir, which always boasts of having separate constitution, contained various rights of the children, but they were not enforceable, and even those rights were extended by the centers were applicable to permanent residents only. तो जो वहां परमानेंट रेसिडेंट थे, मैंने जो बात बताया सेक्शन 6 में जिनको परमानेंट, अगर जैसे आर्टिकल 35 कैपिटल ए में वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को परमानेंट रेसिडेंट का राइट नहीं था, तो उनके बच्चों को ये राइट नहीं मिलता था। अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर के बिजनेस सेटल कर दिया और परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको नहीं मिलता था। Resultantly, the JK Constitution had allowed continued discrimination of children from West Park refugee Valmiki community who migrated to the state in 1957 from the last 70 years. Even the status of permanent resident was not substantially different. अब देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एजुकेशन एक्ट वाज इन 2009। पूरे देश में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया सरकार ने और कहा कि गरीब के बच्चों को 25% सीट आपको रिजर्व करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो वहां पर लागू नहीं था। हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड टिल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल। कब लागू हुआ सर? कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2019 को राइट टू एजुकेशन एक्ट फुल्ली तरीके से लागू हो गया। इसके बाद it provides that all private schools should reserve 25% of the seats to children belonging to weaker and disadvantaged group. Similarly, the concept of foster care and process of adoption. अब प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन एक्ट है, वो जेजे एक्ट का पार्ट है, इसको भी वहां लागू नहीं किया गया था। वहां पर जो एनसीपीसीआर है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, was set up in March 2007 in India. However, in Jammu and Kashmir, they had some kind of commission, but that commission was toothless. इसके बाद जब आप देखेंगे कि लीगल रिजिम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विद द स्पेशल रेफरेंस टू द लॉज एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास क्या क्या एक्ट था। उनके पास एक इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1985 था। उसको अगर आप कंपेयर करेंगे
सेंट्रल एक्ट से, तो आपको एक पता चलेगा, क्योंकि स्टेट रूल्स जो भी उनका था, सेंट्रल लॉज में जो पावर है वो कंप्लीटली डिफरेंट था जबकि स्टेट के। अब अगर आप ये देखिए कि सेंट्रल लॉज कौन कौन से लॉ वहां गए, जैसे उसमें एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब फैक्ट्रीज एक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है कि उसकी क्या एज होनी चाहिए, उसको लागू कब किया गया, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ। The Factory Act, the act extends to the whole of India erstwhile. The amendment in Article 370. The act prohibits under Section 67 the employment of children who have not completed his 14th year or is not an adolescent. It also regulates the working condition of persons who are between the age group of 14 and 15 by imposing restrictions under various provisions of the act. The act also prohibits employment of children near cotton openers, that is section 27. तो इतना बड़ा जो प्रोटेक्शन था चिल्ड्रन का कि अगर चलिए पहले तो आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते 14 साल के बच्चों के नीचे बच्चों को, और अगर आप उनको करते हैं तो उनके क्या राइट्स हैं, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये भी हजार्डस लॉ के लिए था। और इसमें मैं बताता हूं कि इस जो सेंट्रल का एक्ट था, this act provides punishment for the offenses of employing or permitting employment of any child in contravention of the provision of this act. ये लागू नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में। In the year 2016, the amendment was made to the previous act, and the amendment was called the Child Labor Prohibition Amendment Act 2016. The said amendments were made effective throughout India in the month of July 2016. लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कब हुआ? 5 अगस्त 2019। मैं ये सारे एक्ट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एक्ट वहां था, कौन सा एक्ट नहीं था। एक और जो बच्चों के बारे में है, जो देश में जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद 1976 में 1976 में जो हमारे यहाँ पहले बॉन्डेड लेबर की प्रथा थी, इवन अमेरिका में भी थी, अमेरिका में तो बहुत लेट तक थी। अमेरिका में जब आप अभी देखेंगे कि उनका जो म्यूजियम बना हुआ है कि कैसे ब्लैक को चेन में बांध करके रखते थे, तो हमारे यहाँ भी लोगों ने कहा कि ये बॉन्डेड लेबर की प्रथा है, that we have to eradicate the bonded labor concept in India. We have to improve our system because if we cannot secure the future of our children, we are not going to develop as a nation. So Bonded Labor System Abolition Act 1976. This act was also not applicable to Jammu and Kashmir. The moment Article 370 was abrogated, this act was implemented, and now if anybody violates this act, then that person will face the consequences. आगे बढ़िए, जो मैं अभी आपको कह रहा था बच्चों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस किस क्राइम में होता है। जैसे एक क्राइम मैंने बताया जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना। आपको पता होगा कि ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का इस्तेमाल होता है एज ए कैरियर। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको 18 साल के बाद है तो आपके ऊपर जो सेक्शंस लागू होंगे, इनके ऊपर जो सेक्शन लागू होंगे उसमें थोड़ा अंतर होता है। जुवेनाइल एक्ट में आप एक होम में रखा जाता है और 18 साल के बाद आपको जेल नहीं भेजा जा सकता, तो मैक्सिमम टाइम they get out of this. NDPS Act was amended in 1985 to the NDPS Amendment Act. In 2014 also it was amended in order to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs to make a stringent provision for the control and regulation of the operation relating to this act. Illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, to implement the provisions of International Convention of Narcotic Drugs, Psychotropic Substance, and for the matters connected herewith. Now, this act was not applicable there. उनके सेक्शन 27 में ये बात है। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लैश ट्रेड है, इसको ध्यान से सुनिए, जब इनमें बच्चों का इस्तेमाल होता है तो पहले उनको ड्रग्स, उनके ऊपर ड्रग सप्लाई किया जाता है और फिर जाकर के उनका एब्यूज होता है। सेक्शन 27 सेक्शन 32 भी दोनों बात कर रहा है कि इसमें मिनिमम टर्म जो है वो 7 इयर्स है। फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इम्पोजिंग हायर देन द मिनिमम पनिशमेंट। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए एक अलग प्रोविजन है।
द फैक्ट दैट द ऑफेंडर्स होल्ड अ पब्लिक ऑफिस तो उनके लिए अलग है। ये सब कानून था कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस में है और वो एनडीपीएस एक्ट में एक्यूज्ड है तो उसका अलग था, लेकिन ये सब जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था। इसके बाद अगर आप देखें कि कोप्टा करके जो है, द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टू रेगुलेट कंजम्पशन प्रोडक्शन, ये एक्ट 2007 में अमेंड हुआ, पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। इसके बाद जो कुछ सेंट्रल एक्ट है मैं और उनका नाम बताना चाहता हूं। द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रूल्स 1988, उस एक्ट में रूल्स है, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। अच्छा, अब जो मेन जो आज के डेट में जो मेन हमारा क्रक्स है, मैं क्रक्स की तरफ आ रहा हूं कि कौन कौन से कानून थे। जो जनरल कानून था उसके बारे में मैंने बात कर लिया, अब कौन कौन से वो कानून थे स्पेशली बच्चों के लिए, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। सबसे पहला है जो द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ब्रैकेट में केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, एक्ट 2015। इस एक्ट को वहां ले जा करके हमने उसको लागू किया गया। अब इसमें अगर आप देखिए तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 टॉक्स अबाउट हु इज चाइल्ड, जो डेफिनेशन में आपको पता है, हु शुड बी टेकन केयर। इतने मतलब पूरी बातें तो मैं पढ़ूंगा तो फिर वो दैट विल बी नॉट पॉसिबल, लेकिन उसके बाद जो इनेबलिंग प्रोविजन है कि पेनल्टी क्या है वो हमको जानने की जरूरत है। सेक्शन 77 पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेशन, ये सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं एनडीपीएस एक्ट के तहत से कह रहा था। पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेशन लिकर और नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस टू अ चाइल्ड, whoever gives or cause to be given to any child any intoxicating liquor or any narcotic drug or tobacco products or psychotropic substance except on the order of the duly qualified medical practitioners shall be punishable with rigorous imprisonment of a term which may extend to 7 years। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 7 years उसकी सजा है। अब कहिए इतना बड़ा कानून बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। अब लोग इन पे बात नहीं करते कि क्या क्या फायदा हुआ है। जो जनरल बातें हैं जो सिक्योरिटी अपरेटस की है वो है, लेकिन बच्चों के लिए इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं उस समय कह रहा था, सेक्शन 78 यूजिंग द चाइल्ड फॉर वेंडिंग पेडलिंग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, whoever uses a child for vending, peddling, carrying, supplying or smuggling any intoxicating liquor, narcotic drug or psychotropic substance shall be liable for rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years। बच्चों को कुछ नहीं होगा क्योंकि बच्चे तो प्रोटेक्टेड हैं, 18 साल के बच्चे, लेकिन जो लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे उन बच्चों का, उनके खिलाफ ये सेक्शन है। अब सोचिए इतना ऐसा एक्ट जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए था वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं था। हमको ये समझने की जरूरत है और हमको लोगों के बीच में ले जाने की भी जरूरत है कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भारत के संविधान का इतना बड़ा जो लॉज थे जो प्रोटेक्शन के लिए, उसको हम वहां पर लेके गए। इसके बाद इस एक्ट में जो मैंने अभी कहा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में, ये नार्कोटिक्स ड्रग से कनेक्टेड है, ये 2 सेक्शन। इसके बाद इस एक्ट में ही एडॉप्शन प्रोसीजर, देखिए इस देश में अगर आपको पता होगा कि देश में लाखों बच्चे अपने बचपन भूल जाते हैं क्योंकि बच्चों की स्मगलिंग होती है। एक रैकेट है जो एडॉप्शन का भी रैकेट है। इसमें अभी आपने अगर कुछ दिन पहले दिल्ली, मैं रेफर नहीं करना चाहता, दिल्ली में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंग बस्ट हुआ था 2 साल पहले, जिसमें वो बच्चों को कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते थे। जम्मू कश्मीर में एडॉप्शन का कोई रूल्स ही नहीं था। आज अगर आप दिल्ली में या मुंबई में, भोपाल में अगर आप एडॉप्शन का तो एक प्रोसीजर दिया हुआ है, आप उनको कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां ऐसा कोई रूल्स ही नहीं था क्योंकि जो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये जो एडॉप्शन प्रोसीजर जेजे एक्ट में, वो वहां एप्लीकेबल ही नहीं था। सेंट्रल जो जेजे एक्ट था वो एप्लीकेबल नहीं था, तो जो प्रोसीजर था वो एप्लीकेबल नहीं था और उसके कारण से जो बच्चों का बचपन छीना जाता था। तो जो मेरा जो मेन क्रक्स था वो नार्कोटिक्स ड्रग्स वाला जो मैंने आपको कनेक्ट किया और जेजे एक्ट का जो कनेक्ट किया। अब देखिए आप, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोक्सो जिसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक्ट जो एप्लीकेशन है ये 18 साल से कम के बच्चों के बारे में है। अगर कंसेंट से भी कोई बात कोई कर रहे हैं तो वो उन पर वही सेक्शन लागू हुआ 376 जो विदाउट कंसेंट से
18 के ऊपर की वाली बात जो है, अगर आप उसमें अगर आप ये देखें तो इस एक्ट के तहत इस एक्ट को वहां लागू नहीं किया गया था। उन्होंने एक अपना एक्ट बना दिया था, उन्होंने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना लिया, लेकिन उस एक्ट में बच्चों के वेलफेयर की कोई बात नहीं थी। आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में एक्ट नहीं था, वो एक्ट था, लेकिन दैट वाज वेरी वीक। और जो बच्चों के प्रोटेक्शन की बात है वो नहीं था। जैसे आज की डेट में जो पॉक्सो सेंट्रल जो एक्ट है जो लागू है, उसमें 3-4 चीजें है कि क्राइम जो है वो फास्ट ट्रैक में होना, ट्रायल जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, विक्टिम का नाम आप नहीं पब्लिश कर सकते, वो वहां नहीं था, कोर्ट में इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, एक्यूज्ड को बच्चे के सामने नहीं लाना चाहिए। अब ये सब पॉक्सो एक्ट 2012 में लिया गया। और जो सबसे बड़ी बात थी, कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। आपको पता है कि जो मैक्सिमम जो इस तरीके का जो ऑफेंस होता है वो बच्चों के खिलाफ जब होता है तो वो एकदम मतलब जिनका इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप लोगों के खिलाफ होता है। और जब उनकी जो सामाजिक हैसियत अगर भी नीचे है और इनकम ग्रुप भी नीचे है, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनको हम एक प्रोटेक्शन के साथ, क्राइम के ट्रायल के साथ हम उनके रिहैबिलिटेशन की भी बात करें। जैसे आपका भी सेंटर है, ये रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाया गया, पोक्सो एक्ट 2012 being a comprehensive legislation provide for protection of children from offenses of sexual assault, sexual harassment and pornography with due regard for safeguarding the interest and well-being of child at every stage of the judicial process, including child-friendly procedures for reporting, recording of evidence, investigation and trial to offences, and provision of a special establishment of special courts for speedy trial of such offences. मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने बताया कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो वहां पर नहीं लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट नाउ। हर बच्चे को एजुकेशन का अधिकार है, ये बेसिक राइट में आ गया। अगर 6 साल से 14 साल के बच्चे को, हर व्यक्ति को एजुकेशन का अधिकार है, उसको लागू करने के लिए अगर उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं है तो उसके लिए सरकार की ड्यूटी है कि उसको करना है। और उसको भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं है तो उससे कौन लोग सफर करेंगे? वहां अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके देखेंगे तो जो सबसे वल्नरेबल क्लास कौन सा था, इसके बारे में बताना चाहता हूं। वल्नरेबल क्लास कौन सा है मैं बताता हूं। वल्नरेबल क्लास था जिनके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, पीआरसी नहीं थी, वो गरीब लोग थे क्योंकि वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। वो लोकसभा में चुनाव में वोट डाल सकते थे, लेकिन विधानसभा में और जो म्युनिसिपैलिटी है या ग्राम पंचायत के चुनाव में न वोट डाल सकते थे न चुनाव लड़ सकते थे। वो सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में थे, तो उनको सबसे ज्यादा इसका नुकसान हो रहा था। उनको एजुकेशन में कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये राइट टू एजुकेशन जाने के बाद जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको फायदा हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो कमीशन जो बनाने की बात थी, वो भी जो है कि जो सेंट्रल कमीशन के तहत जो है कि द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के तहत उन्होंने पहले एक कमीशन का स्थापना किया। और ये कब से लागू हुआ? द एक्ट बिकेम एप्लीकेबल आफ्टर कमिंग टू फोर्स ऑफ द जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 5 अगस्त 2019 के बाद ये भी कमीशन वहां बना करके, और कमीशन के जो पावर दिल्ली में है वही पावर पूरे का पूरे पावर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी है। तो जो आज प्रोटेक्शन इस कमीशन के थ्रू दिल्ली के बच्चों को मिलता है, मुंबई के बच्चों को मिलता है, भोपाल के बच्चों को मिलता है, वही आज जम्मू एंड कश्मीर में भी है। इसके बाद एक और एक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जब शुरू हुआ तो 2000 चाइल्ड मैरिज एक्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जैसे बॉन्डेड लेबर का इशू था, ऐसे ही चाइल्ड मैरिज का, कि बच्चा 6-7 साल 8 साल का हुआ कि उसकी शादी कर दो। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 was also implemented fully in Jammu and Kashmir। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि 3, 4, 5 जो एक्ट है ना, उसको बिफोर और आफ्टर करके आपको देखना पड़ेगा।
जैसे जेके जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2013 ये जम्मू कश्मीर का था, और इंडिया का जो पूरा जस्टिस एंड जुवेनाइल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो है 2015 का। तो अगर आप उसको जाकर के देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, तो आपको पता चलेगा कि ये सेंट्रल एक्ट लागू करने से, क्योंकि स्टेट के जितने भी एक्ट है वो इनऑपरेटिव हो गए, इसको समझ लीजिए। स्टेट के जितने भी एक्ट थे वो 5 अगस्त 2019 दे ऑल वेर रिपील्ड एंड सेंट्रल एक्ट वेर एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड एक्ट अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो जिसकी बातें मैं कर चुका हूं। इसके बाद जेके इन्फेंट मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो इनका था 1985 वाला, और जो 2006 जो सेंट्रल है, उसको भी अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, चाइल्ड मैरिज जो होता है वो सेंट्रल एक्ट में वाइडेबल है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, वाइडेबल का क्या मतलब होता है? वाइड नहीं मैं कह रहा हूं, वाइडेबल। वाइडेबल मीन्स suppose a kid is got married at the age of 16 and after 20, or one of the spouse was not aware that my partner is juvenile, then after knowing this marriage can be declared void by the court of law. If you go and file an application ki they have hidden the age of my wife or my husband, he was a juvenile, so that is the ground for divorce. That is a voidable marriage, but that was not available in JK Infant Marriage Prohibition Act. So ऐसे बहुत सारी चीजें थी। प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सुनिए, मैरिज में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, अगर शादी के बाद अगर उनका किसी भी कारण से if there is a no harmony in the marriage, then whoever is having more powerful position in the marriage has to give maintenance. But in that act it is not there. So there are many progressive and positive and affirmative actions which is in the JK Infant in the Central Infant Marriage Act Prevention Act was not applicable in JK. Now it is available to Jammu and Kashmir also. Right to Education Act I have already discussed. In Jammu and Kashmir there was a Jammu Kashmir School Education Act 2002 which is having no toothless. Right to Education Act 2009 of central government, which is now applicable. It talks about the 21A of the Constitution of India, which is it is like right to life, right to liberty. So this is like a fundamental rights that was not available. And what is the basic right? Legal right and fundamental right, there is a difference. Legal right, you will have to go to court and fight for your rights, like going to civil court. Fundamental rights, you can directly, a state has to secure fundamental rights of every citizen. And if it is not, you can go under 226 to the High Court and under Article 32 to the Supreme Court of India. I have talked about the adoption. POCSO Act, I have already talked. So almost all the acts which I have discussed, and I will send you the email, that how it has changed the legal framework of Jammu and Kashmir, especially related to the children, I have explained. Maybe something I would have missed, but I tried to be that all the laws which is changed per se in respect of the children, I have tried to cover. I will share with this note, and that note can be circulated to all the people who are participating in this program. And my number is available. If anything, if any time, if anything, if I can be of any use or for any discussion, I would be always available. And you have my number, you have my my email ID and everything. Now I wish if anybody has any question, can just put. Thank you, sir. I will continue your session. UNCRC 1989 का जो मूल समझौता था, जिसमें बालकों के अधिकारों को 4 भागों में विभाजित किया गया था मूलतः, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी सर, जो जम्मू और कश्मीर में नहीं थी, कि पूरे विश्व में बालक के अधिकार इंटैक्ट रहेंगे। वो बालक चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, नेपाल का हो, इंडोनेशिया का है, वो उसके अधिकार सभी राज्यों में, सभी राष्ट्रों में एक जैसे रहेंगे, जो कि हमारे देश में JNK में नहीं था।
एक बहुत अच्छी जानकारी दी। मूल ओवर जितने भी, चाहे हम CPCR एक्ट की बात करें, चाहे एडॉप्शन एक्ट की बात करें, वहां पर होते हुए भी वो इनइफेक्टिव थे। तो बहुत बढ़िया जानकारी मिली सर हमारे को आपसे। हम इस कंटिन्यू करेंगे। शालिनी जी हमारे साथ JNK जम्मू CWC से जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, आपने कुछ कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें, फिर हम आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ चलेंगे। शालिनी जी, ओवर टू यू। नमस्कार सर, मैं आभारी हूँ चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन। आपका माइक बंद हो गया। माइक म्यूट हो गया है, माइक म्यूट हो गया है। सॉरी सर, मैं आभारी हूँ डॉक्टर कृपा शंकर सर और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सर पांडे सर ने काफी डिटेल में सारे एक्ट्स को एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट सर मैं इसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो हमने अपने साथ महसूस किया है, क्योंकि सर हमने दोनों तरफ काम किया,